आज के इस गहरे विश्लेषण में एक ऐसे टेक्निकल आर्किटेक्चर पर चर्चा होने वाली है जो जो मॉडर्न डेटा साइंस पाइपलाइंस की ना एक तरह से बैकबोन बन चुका है। हाँ, एकदम सही कहा। ये एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है। बिल्कुल। तो विषय है AWS सेज मेकर का उपयोग करके रियल टाइम मशीन लर्निंग मॉडल्स को डिप्लॉय करना। हमारे पास आज जो टेक्निकल गाइड है, एक बहुत ही डिटेल्ड स्रोत है हमारे पास, वो इस पूरी एंड टू एंड प्रक्रिया की बारीकियों को खोलकर रख देती है। और इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस कॉम्प्लेक्स लगने वाले क्लाउड आर्किटेक्चर को उन सभी के लिए क्लियर और एक्शनेबल बनाया जाए जो क्लाउड कंप्यूटिंग सीखना चाहते हैं। सही बात है, क्योंकि आज के डेटा ड्रिवन दौर में सिर्फ एक एक्यूरेट मॉडल बना लेना ही काफी नहीं होता। बिल्कुल नहीं। असली चुनौती तो उस मॉडल को प्रोडक्शन में लाइव करने की होती है, जहां वो रियल टाइम डेटा पर इन्फर कर सके। तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। आखिर एक जुपिटर नोटबुक में लिखे गए एक्सपेरिमेंटल कोड से लेकर एक हाईली स्केलेबल प्रोडक्शन ग्रेड एंड पॉइंट तक का सफर कैसे तय किया जाता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के बीच का जो गैप है ना, वो हमेशा से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा दर्द रहा है। अरे हाँ, वो वही पुराना डायलॉग। हाँ, वही कि मेरे लैपटॉप पर तो कोड बिल्कुल ठीक चल रहा था, प्रोडक्शन में जाने क्या हो गया। बिल्कुल, ये तो सबने सुना है। देखिए, लोकल मशीन्स पर जब हम बड़े डेटा सेट्स ट्रेन करने की कोशिश करते हैं तो मेमोरी एरर्स और CPU बॉटलनेक्स आना तय है। और फिर जब मॉडल की तरह ट्रेन हो भी जाए तो उसे स्केल करना एक अलग ही लेवल का हेडेक बन जाता है। मैं खुद ये कई बार फेस कर चुकी हूँ। तो इसका सोल्यूशन क्या है फिर? वहीं पर AWS SageMaker जैसे फुल्ली मैनेज्ड क्लाउड प्लेटफॉर्म्स आते हैं। ये इसी इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रिक्शन को खत्म करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये कंप्यूट रिसोर्सेज को डायनामिकली एलोकेट करने और मैनेज करने का पूरा बोझ उठा लेते हैं। मतलब डेटा साइंस टीम्स का ध्यान सर्वर प्रोविजनिंग से हटकर सीधा एल्गोरिथमिक ऑप्टिमाइजेशन पर लग सके, राइट? एकदम सही। और बिजनेस लॉजिक पर भी। ये एब्स्ट्रैक्शन सच में वर्कफ्लो को पूरी तरह बदल देता है। तो अब इस पूरी पाइपलाइन को एक ठोस रियल वर्ल्ड सिनेरियो के लेंस से देखते हैं। इस टेक्निकल डिस्कशन में एक बहुत ही क्लासिक रियल एस्टेट का यूज केस सामने रखा गया है। हाँ, वो हाउस प्राइसिंग वाला। सही। जहां एक स्ट्रक्चर्ड डेटा सेट का इस्तेमाल करके स्पेसिफिक नेबरहुड्स में घरों की कीमतों की भविष्यवाणी करनी है, यानी हाउस प्राइस प्रेडिक्शन करनी है। देखा जाए तो रियल एस्टेट ऐसी इंडस्ट्री है जहां टैबुलर डेटा का बोलबाला है। बिल्कुल। और इस टैबुलर डेटा पर एक्यूरेट प्रेडिक्शंस निकालना सिर्फ एक टेक्निकल एक्सरसाइज नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बिजनेस रिक्वायरमेंट है। कैसे? देखिए, ये सीधे तौर पर स्टेक होल्डर्स को एक्शनेबल इंसाइट्स देता है। जब एक मशीन लर्निंग मॉडल मार्केट ट्रेंड्स, प्रॉपर्टी साइज, लोकेशन और बाकी फीचर्स को एनालाइज करके सटीक भविष्यवाणी करता है, तो उससे उनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पर बड़ा असर पड़ता है। मतलब सीधा इम्पैक्ट रेवेन्यू पर। हाँ, अगर सेजमेकर का इस्तेमाल करके इस प्रिडिक्टिव पावर को एक रियल टाइम API के रूप में एक्सपोज कर दिया जाए तो यूजर्स को इंस्टेंटली वैल्यूएशंस मिल सकती हैं। तो चलिए अब थोड़ा टेक्निकल होते हैं। इस आर्किटेक्चर को खड़ा करने की शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहला स्टेप है एनवायरनमेंट सेटअप। राइट। डेटा पाइपलाइन का सबसे फाउंडेशनल स्टेप होता है डेटा इंजेशन और स्टोरेज। यहाँ Amazon S3 बकेट का सेटअप सबसे पहले आता है। S3 वैसे तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, लेकिन मशीन लर्निंग वर्कफ्लोज में इसका रोल एक सेंट्रलाइज्ड डेटा लेक जैसा बन जाता है। वहीं पर डेटा सेट्स और मॉडल्स रखे जाते हैं। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कंप्यूट और स्टोरेज को एक ही AWS रीजन में रखना कितना जरूरी होता है। सही कहा। अगर S3 बकेट किसी और रीजन में हो और सेज मेकर ट्रेनिंग इंस्टेंस किसी और में, तो डेटा ट्रांसफर की लेटेंसी और कॉस्ट दोनों ही बजट बिगाड़ सकते हैं। बिल्कुल। S3 बकेट बनाकर वहां डेटा सेट अपलोड करने की प्रक्रिया तो सीधी है। इसके बाद सेज मेकर नोटबुक इंस्टेंस लॉन्च करने की बात आती है, जो हमें जुपिटर नोटबुक इंटरफेस प्रदान करता है। हाँ, जहां हम अपना सारा कोड लिखते हैं। लेकिन लेटेंसी और कॉस्ट के अलावा यहाँ एक और जगह है जहां अक्सर डिप्लॉयमेंट्स अटक जाते हैं। आप IAM की बात कर रही हैं? हाँ, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। शॉर्ट में IAM रोल्स की कॉन्फ़िगरेशन पर खास जोर दिया गया है। लोग अक्सर सोचते हैं कि मॉडल कोड लिखना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन असली फंसने वाली जगह तो परमिशंस है। एकदम सही। प्रोडक्शन में एक छोटी सी IAM परमिशन मिस होने से पूरी ट्रेनिंग पाइपलाइन फेल हो सकती है।
SageMaker नोटबुक इंस्टेंस को S3 बकेट से ट्रेनिंग डेटा रीड करने और वहां मॉडल आर्टिफैक्ट्स राइट करने के लिए स्पेसिफिक परमिशंस चाहिए होती हैं। तो इसका बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? यहाँ एटलीस्ट प्रिविलेज का प्रिंसिपल अपनाकर एक कस्टम IAM रोल असाइन करना पड़ता है। अगर परमिशन बाउंड्रीज ठीक से मैप्ड नहीं है तो एक्सेस डिनाइड एरर्स आते हैं जो डिबगिंग में घंटों बर्बाद कर देते हैं। वही तो। खैर, एक्सेस और एनवायरनमेंट जब ठीक से सेटअप हो जाता है और जुपिटर इंटरफेस एक्टिव हो जाता है तो असली एक्शन शुरू होता है। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि अब मॉडल ट्रेनिंग शुरू होती है। एकदम। अब हम डायरेक्टली मॉडल ट्रेनिंग और एल्गोरिदम सिलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इस रियल एस्टेट डेटा सेट के लिए XGBoost एल्गोरिदम को चुना गया है। आजकल जब देखो चारों तरफ डीप लर्निंग और LLMs का शोर है, तो वहां एक टैबुलर स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए ट्री बेस्ड एन्सेम्बल मेथड जैसे XGBoost पर भरोसा दिखाना काफी प्रैक्टिकल लगता है। सही बात है। ये एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निकल डिबेट है। वैसे आपको क्या लगता है, ऐसी क्या खास बात है XGBoost में जो उसे ऐसे यूज केसेस के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बनाती है? देखिए, न्यूरल नेटवर्क्स अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए चैंपियंस हैं, जैसे इमेजेस, टेक्स्ट या ऑडियो। लेकिन जब बात स्ट्रक्चर्ड टैबुलर डेटा की आती है, जहां रोज और कॉलम्स होते हैं, वहां XGBoost और बाकी ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन्स अक्सर डीप लर्निंग मॉडल्स को मात दे देते हैं। अच्छा। हाँ, XGBoost एसेंशियली डिसीजन ट्रीज का एक एन्जॉम्बल बनाता है जो डेटा में छुपी नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स को बहुत ही एफिशिएंटली कैप्चर करता है, और वो भी बिना किसी मैसिव कंप्यूटेशनल ओवरहेड के। मेक सेंस। और इस टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहले नोटबुक में SageMaker और Boto3 पाइथन लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया जाता है। Boto3 यहाँ बैकएंड में AWS SDK का काम करती है। राइट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से सीधा बात करती है। सेशन इनिशियलाइज होने के बाद डेटा को डायरेक्ट S3 URI से पॉइंट किया जाता है। यहाँ SageMaker का एक बड़ा फायदा मुझे ये लगता है कि पूरा डेटा सेट मेमोरी में लोड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल नहीं। ट्रेनिंग इंस्टेंस डेटा को सीधा S3 से स्ट्रीम कर सकता है। ये बहुत बड़ी कॉस्टिंग सेविंग है। सही कहा। और ट्रेनिंग जॉब कॉन्फ़िगर करते वक्त हार्डवेयर का चुनाव भी एक बड़ा डिसीजन होता है। गाइड में क्लियर लिखा है कि ml.m4.x large इंस्टेंस टाइप को डिफाइन किया गया है। और इंस्टेंस काउंट सिर्फ 1 रखा गया है। हाँ, सिर्फ एक, क्योंकि टैबुलर डेटा पर XGBoost ट्रेन करने के लिए जनरली हेवी GPUs की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए एक सॉलिड CPU ऑप्टिमाइज्ड इंस्टेंस जैसे m4.x large एक कॉस्ट इफेक्टिव चॉइस बन जाता है। और जब हम पैरामीटर सेट करते हैं तो ऑब्जेक्टिव पैरामीटर भी बहुत जरूरी होता है। स्रोत में इसे रेग स्क्वायर एरा सेट किया गया है। क्योंकि यह हाउस प्राइजेस की बात हो रही है ना, जो कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, तो ये क्लासिक रिग्रेशन टास्क हुआ, क्लासिफिकेशन तो है नहीं। एकदम सही। रेग डॉट स्क्वायर एरा मॉडल को ये निर्देश देता है कि उसे अपने अनुमान और असली कीमत के बीच के स्क्वायर डिफरेंसेस को कम से कम करना है। और इसके साथ एक और पैरामीटर जिसका जिक्र है वो है नम राउंड। यू से 100% किया गया है। हाँ, नम राउंड 100 का मतलब है बूस्टिंग राउंड्स की संख्या। अगर राउंड्स बहुत कम हो तो मॉडल डेटा के पैटर्न्स पूरी तरह सीख ही नहीं पाएगा। इसे हम अंडरफिटिंग कहते हैं। और अगर राउंड्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए जाएं तो फिर मॉडल ट्रेनिंग डेटा को ही रटने लगेगा, नए डेटा पर वो पूरी तरह फेल हो जाएगा। इसलिए 100 राउंड्स एक रीजनेबल स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। गॉट इट। जॉब कॉन्फ़िगर करने के बाद जैसे ही हम .fit कॉल करते हैं, SageMaker बैकएंड में एक नया कंटेनर स्पिन अप करता है। S3 से डेटा पुल करता है। हाँ, और ट्रेनिंग पूरी करता है। उसके बाद ट्रेन्ड मॉडल आर्टिफैक्ट वापस S3 में सेव कर देता है। ये सब बिल्कुल सीमलेस होता है। सही कहा। लेकिन एक बेसिक ट्रेन्ड मॉडल मिल जाना ही आखिरी मंजिल नहीं होती है। बिल्कुल नहीं। उसके बाद आता है उस परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाने का काम, मॉडल को फाइन ट्यून करना, जिसे हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कहते हैं। मशीन लर्निंग में हाइपर पैरामीटर्स मॉडल के उन डायल्स और नॉब्स की तरह होते हैं जिन्हें डेटा साइंटिस्ट को मैनुअल सेट करना पड़ता है। इसको एक स्पोर्ट्स कार की इंजन ट्यूनिंग की तरह भी सोचा जा सकता है, जहां ट्रैक के हिसाब से सबसे बेहतरीन सेटअप ढूंढना होता है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में मैनुअल ग्रिड सर्च या रैंडम सर्च से पैरामीटर्स ट्यून करना वक्त और कंप्यूट रिसोर्सेज दोनों की बर्बादी है। बहुत बड़ी बर्बादी। AWS SageMaker का ऑटोमेटिक मॉडल ट्यूनिंग फीचर यहाँ एक गेम चेंजर साबित होता है। वो कैसे काम करता है, थोड़ा समझाएंगे? जरूर। ये बैकएंड में बेजियन ऑप्टिमाइजेशन का इस्तेमाल करता है।
इसका मतलब ये है कि हर नई ट्रेनिंग जॉब पिछली ट्रेनिंग जॉब्स के नतीजों से सीखती है और फिर अगले पैरामीटर्स को और भी ज्यादा स्मार्टली चुनती है। इससे हाइपर पैरामीटर स्पेस को बहुत कम वक्त में एफिशिएंटली एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो जो हमारी टेक्निकल गाइड है उसमें इस ऑटोमेटेड ट्यूनिंग को सेट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक वेरिएबल्स डिफाइन किए गए हैं, जैसे ईटा यानी लर्निंग रेट। इसकी रेंज 0.01 से लेकर 0.2 तक रखी गई है। और अल्फा की बात करें? हाँ, अल्फा यानी L1 रेगुलराइजेशन, उसकी रेंज 0 से 2 तक दी गई है। साथ ही ऑब्जेक्टिव मैट्रिक validation.rmse चुना गया है। RMSE यानी रूट मीन स्क्वायर एरर को कम करना ही इस ट्यूनिंग जॉब का लक्ष्य है। मैं ये जानना चाहता था कि इन स्पेसिफिक रेंजेस के पीछे का एग्जैक्ट लॉजिक क्या है। देखिए, लर्निंग रेट या ईटा इस बात को कंट्रोल करता है कि मॉडल हर नए बूस्टिंग राउंड के बाद अपने वेट्स को कितना अपडेट करेगा। अच्छा। अगर ईटा बहुत हायर है तो मॉडल ऑप्टिमल सोल्यूशन को ओवरशूट कर सकता है और कन्वर्जेंस कभी नहीं आएगी। वो भटक जाएगा। हाँ, और अगर ईटा बहुत लो है तो मॉडल इतना धीरे सीखेगा कि 100 राउंड्स में वो बेस्ट सोल्यूशन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो 0.01 से 0.2 की रेंज एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है जो स्टेबल लर्निंग प्रोवाइड करती है। और L1 रेगुलराइजेशन वाला अल्फा? दूसरी तरफ अल्फा L1 रेगुलराइजेशन टर्म है जो मॉडल को थोड़ा सिंपल रखने के लिए पीनलाइज करता है ताकि ओवरफिटिंग ना हो। समझ गया। इन सब के साथ कॉस्ट और टाइम को लिमिट करने के लिए 2 कंस्ट्रेंट पैरामीटर्स बहुत ध्यान से सेट किए गए हैं स्रोत में। मैक्स जॉब्स को 20 पर रखा गया है और मैक्स पैरेलल जॉब्स को 3 पर। ये बहुत जरूरी कंस्ट्रेंट्स है। मुझे ये पैरेलल जॉब्स को 3 पर रखने का डिसीजन काफी स्ट्रैटेजिक लगता है। अगर सेजमेकर को 20 मॉडल्स ट्रेन करने ही हैं, तो सभी 20 एक साथ क्यों नहीं? इसका कारण वही बेजियन ऑप्टिमाइजेशन है जिसका हमने अभी जिक्र किया। ओह, क्योंकि उसे पुराने रिजल्ट से सीखना है। बिल्कुल। अगर सारे मॉडल्स एक ही वक्त पर चलने लगेंगे तो उन्हें पिछले रिजल्ट से सीखने का मौका ही कहाँ मिलेगा? सही बात है। 3 पैरेलल जॉब्स चलाने से स्पीड और सिक्वेंशियल लर्निंग के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बन जाता है। और जब ये ट्यूनिंग प्रोसेस पूरा होता है तो API कॉल के जरिए बेस्ट ट्रेनिंग जॉब निकाल लिया जाता है। अब हमारे पास एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है जो उस डेटा पर सबसे कम एरर देगी। ब्रिलियंट। और अब आती है पूरे प्रोसेस की सबसे रिवॉर्डिंग स्टेज, मॉडल डिप्लॉयमेंट और रियल टाइम इन्फरेंस। हाँ, मेकिंग इट लाइव। एक ऑप्टिमाइज मॉडल तब तक किसी काम का नहीं है जब तक बाहरी दुनिया उस तक पहुंच ना सके। सेजमेकर में इस बेस्ट मॉडल को लाइव करने के लिए बस एक डिप्लॉय फंक्शन कॉल किया जाता है। यहाँ वापस से कंप्यूट इंस्टेंस डिफाइन करना होता है। और इस बार भी गाइड में mlm4.xlarge और इनिशियल इंस्टेंस काउंट 1 को सिलेक्ट किया गया है। सही। बैकएंड में सेजमेकर एक डॉकर कंटेनर लॉन्च करता है, उसमें मॉडल आर्टिफैक्ट को लोड करता है और एक सिक्योर रेस्ट एंड पॉइंट एक्सपोज कर देता है। ये एंड पॉइंट एक ब्रिज की तरह काम करता है। और सेजमेकर रन टाइम API का इस्तेमाल करके नए टेस्ट डेटा पर रियल टाइम प्रेडिक्शंस किए जाते हैं। चलिए इसको एक आसान उदाहरण से समझते हैं। वही रियल एस्टेट एप्लीकेशन। मान लीजिए अब किसी नए घर का डेटा सिस्टम में डाला जाए। एक यूजर वेबसाइट पर आता है, फिल्टर लगाता है, 3 बेडरूम 2 बाथरूम 1500 स्क्वायर फीट। जैसे ही वो गेट एस्टिमेट पर क्लिक करता है, फ्रंट एंड से एक जेसन पेलोड इस सेजमेकर एंड पॉइंट पर हिट होता है। एंड पॉइंट के अंदर बैठा XGBoost मॉडल उस रॉ डेटा को कंज्यूम करता है, कैलकुलेशंस करता है और तुरंत मिलीसेकंड्स के अंदर उस घर की प्रिडिक्टेड प्राइस रिटर्न कर देता है। और ये सब बिना किसी डिले के। इस फास्ट रिस्पॉन्स टाइम के पीछे सीरियलाइजेशन और पेलोड फॉर्मेटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। डेटा किस फॉर्मेट में एंड पॉइंट तक जा रहा है और किस फॉर्मेट में वापस आ रहा है, ये डिफाइन करना जरूरी है ना? हाँ, आमतौर पर CSV या JSON फॉर्मेट्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन सिस्टम आर्किटेक्चर की सच्चाई ये है कि एंड पॉइंट लाइव होते ही हमारा काम खत्म नहीं होता, बल्कि हेल्थ पर नजर रखना अत्यंत जरूरी होता है। इसीलिए ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए मॉनिटरिंग और स्केलिंग पर इतना जोर दिया जाता है। यहाँ AWS क्लाउड वॉच काम आता है। सही। क्लाउड वॉच यहाँ प्राइमरी ऑब्जर्वेबिलिटी टूल बन जाता है। क्लाउड वॉच लॉग्स एक तरह से किसी भी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की आंख और कान होते हैं। अगर सेजमेकर एंड पॉइंट पर कोई एरर आती है या लेटेंसी अचानक बढ़ जाती है, तो ये मैट्रिक्स और लॉग स्ट्रीम्स ही डीबगिंग का सहारा बनते हैं। सिर्फ एरर्स ही नहीं, बल्कि डेटा ड्रिफ्ट डिटेक्ट करने में भी इन लॉग्स का इस्तेमाल होता है। डेटा ड्रिफ्ट बहुत कॉमन इशू है। हाँ, मान लीजिए मार्केट में इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉपर्टी की कीमतों में अचानक उछाल आ गया। मॉडल तो पुराने सस्ते डेटा पर ट्रेन हुआ था,
तो अब उसके प्रेडिक्शंस गलत होने लगेंगे। लॉग्स और मॉनिटर टूल्स इस डिविएशन को वक्त रहते पकड़ सकते हैं। ड्रिफ्ट के अलावा दूसरा बड़ा चैलेंज पीक यूसेज के समय ट्रैफिक स्पाइक्स का होता है। मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी पोर्टल ने एक बड़ी मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च कर दी, अचानक से ट्रैफिक 10 गुना बढ़ गया। एक अकेला M4.XLR इंस्टेंस हजारों कंकरेंट रिक्वेस्ट्स कैसे संभाल पाएगा? एंड पॉइंट तो क्रैश हो जाएगा। वहीं पर स्केलिंग काम आती है। सही। क्लाउड वॉच अलार्म्स को सेजमेकर के साथ इंटीग्रेट करके सीपीयू यूटिलाइजेशन या रिक्वेस्ट काउंट के बेसिस पर नए इंस्टेंसेस डायनामिकली ऐड किए जा सकते हैं। जैसे ही डिमांड पीक होती है, स्केल आउट होता है। और जब ट्रैफिक वापस नॉर्मल होता है तो इंस्टेंसेस स्केल इन हो जाते हैं ताकि परफॉर्मेंस में कमी ना आए और रिसोर्सेज की बर्बादी भी ना हो। अब रिसोर्स वेस्टेज की बात निकली है तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल इशू सामने आता है। आमतौर पर सीखने वालों को और बिगिनर्स को इसका सामना करना पड़ता है। कॉस्ट मैनेजमेंट। ओ हाँ, क्लाउड बिल्स। क्लाउड कंप्यूटिंग का फ्लेक्सिबिलिटी मॉडल जितना शानदार है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है अगर ध्यान न रखा जाए। ऐसा कई बार होता है कि टेस्ट करने के लिए लोग एक महंगा एंड पॉइंट डिप्लॉय करते हैं, इन्फ्रेंस चेक करते हैं और फिर फ्राइडे इवनिंग को उसे डिलीट करना भूल जाते हैं। मैंने बहुत बार देखा है ये। पूरा वीकेंड वो हैवी कंप्यूट इंस्टेंस चलता रहता है और महीने के अंत में बिलिंग डैशबोर्ड देखकर सब शॉक में आ जाते हैं। ये ज़ॉम्बी एंड पॉइंट्स क्लाउड एनवायरनमेंट्स में कॉस्ट ओवररन्स का सबसे बड़ा कारण होते हैं। इस गाइड में इस चुनौती को बहुत अच्छे से एड्रेस किया गया है। AWS बजट्स और बिलिंग अलार्म सेट करने की स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दी गई है। थ्रेशोल्ड सेट करके अलर्ट्स बनाए जा सकते हैं। हाँ, ताकि खर्चे पर काबू रखा जा सके। अगर कॉस्ट बजट एक्सीड कर रही हो तो तुरंत ईमेल नोटिफिकेशन मिल जाता है। इसके अलावा एंड पॉइंट डिप्लॉयमेंट फेलियर्स एक और आम चुनौती है। गलत कॉन्फ़िगरेशन या रिसोर्सेज की कमी से अक्सर डिप्लॉयमेंट फेल हो जाते हैं। AWS अकाउंट्स में स्पेसिफिक इंस्टेंस टाइप्स पर कोटास भी तो होते हैं। सही कहा। अगर M4.XL लार्ज का लिमिट 0 है आपके अकाउंट में तो सब कुछ ठीक होने के बावजूद डिप्लॉयमेंट फेल हो जाएगी। तो इन सारी टेक्निकल डिटेल्स, डीबगिंग स्टेप्स और आर्किटेक्चरल पैटर्न्स को देखते हुए एक बात तो पूरी तरह क्लियर हो जाती है, क्लाउड में ML मॉडल्स डिप्लॉय करना आज की इंडस्ट्री में कितनी कीमती स्किल है। ये डेटा साइंस और क्लाउड कंप्यूटिंग में बेहतरीन करियर के दरवाजे खोलती है। बेशक, सेजमेकर ऐसे प्लेटफॉर्म्स इस पूरी जटिल प्रक्रिया को कितना आसान और एक्सेसिबल बना देते हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग, ऑर्केस्ट्रेशन और डिप्लॉयमेंट फुली मैनेज सर्विसेज के हवाले हो जाती हैं, तो ऑर्गेनाइजेशंस का गो टू मार्केट टाइम काफी कम हो जाता है। मॉडल्स अब महीनों तक लैब में नहीं पड़े रहते। वही तो, हफ्तों या दिनों में प्रोडक्शन में उतारे जा सकते हैं। ये स्पीड किसी भी बिजनेस के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो इस गहरे विश्लेषण में हमने डेटा इंजेक्शन से लेकर रियल टाइम इन्फरेंस और स्केलिंग तक हर क्रूशल स्टेज को क्लोजली एनालाइज किया। अब इस पूरी चर्चा के आधार पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, जिसे आगे के खुद से विश्लेषण करने के लिए यहीं छोड़ना बेहतर होगा। जब AWS सेजमेकर जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, मॉडल डिप्लॉयमेंट और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग जैसे भारी भरकम कामों को इतना ऑटोमेटेड और आसान बना रहे हैं, तो क्या आने वाले वक्त में डेटा साइंटिस्ट का मुख्य काम कोड लिखने से हटकर सिर्फ नए बिजनेस प्रॉब्लम्स को पहचानने और उन्हें फ्रेम करने तक ही विकसित हो जाएगा? इस पर विचार जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही।